हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी रेलवे ग्रुप डी के लिए जीएस देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 ये कहां आयोजित किया जा रहा। ये हो चुका है 25 से 27 अप्रैल के बीच में हो चुका है ना भाई। 2025 में हुआ है। और हमारा राइट आंसर है कहां पर हुआ। ये हुआ है टोक्यो में। टोक्यो जापान में हुआ और इसमें 19 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोक्यो। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ओके, हम कह रहे हैं यानी कि हमारा चुनाव आयोग के बारे में पूछ रहा है। तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान होगा 324 आर्टिकल में। 324 से लेकर 329 तक हमारा चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग ये कौन से भाग में आपको देखने को मिलेगा, आपको 15 में देखने को मिलेगा। 326 में यह बोला गया है कि अगर आपकी 18 या उससे ज्यादा उम्र है तो आप वोट डाल सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है भाई। अगर हम देखें अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ज्ञानेश्वर कुमार। कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश्वर कुमार हो जाएंगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं सिंधु घाटी में कपास की सबसे पहली खेती का प्रमाण किस स्थल पर पाया गया है। वो मेहरगढ़ में पाया गया है। मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे मान के चलो ये पाकिस्तान और पाकिस्तान में ये वाला जो एरिया है ये बलूचिस्तान वाला एरिया है। कौन सा है, ये बलूचिस्तान वाला एरिया है। इधर ही यहां पर आपको ये मेहरगढ़ देखने को मिलता है। ये एक आपको नवपाषाण काल का, ठीक है भाई, नवपाषाण काल का स्थल है। ये बात ध्यान रखना। और यहां पे 6000 साल पुराने आपको क्या देखने को मिल जाते हैं, कृषि के प्रमाण मिल जाते हैं। कृषि के प्रमाण आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई। देखो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली और इनको 2014 में हमारे भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ क्या मिला था, इनको मिला था शांति का नोबेल प्राइज। क्या मिला था, शांति का नोबेल प्राइज मिला था इन्हें। ओके, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें हमारा राइट आंसर क्या है, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये इन्होंने ही लिखी है। ठीक है भाई। और शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला तो इनकी उम्र केवल 17 साल थी। अब तक की सबसे युवा है ये शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने वाली। निम्नलिखित में से कहां पर पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सभ्यता का एक बार सबसे पहले पता चला था कि हाँ ऐसी कुछ चीज है ना, जिसको हम सैंधव सभ्यता बोलते। तो ये चार्ल्स मैसन ने 1826 में पता लगाया। 1842 में अपनी पुस्तक में उसने प्रकाशित किया था, है ना। किसने, चार्ल्स मैसन ने। फिर इसी पुस्तक को आधार बनाते हुए आगे चलकर 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। किसने खोज की थी, अगर आप देखो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। ये कहां पर है हड़प्पा, ये आज पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। वहां के पंजाब प्रांत में आपको देखने को मिलेगा। वहां के मोंटगोमरी जिले में आपको देखने को मिलेगा, रावी नदी के किनारे। ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 1921 में इसकी क्या हो गई थी, खोज हो गई थी हड़प्पा की। ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थल हड़प्पा था, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। बोलते हैं ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अच्छा, ये जो होते हैं टिश्यूज, ये क्या होते हैं, ये होते हैं कोशिका का समूह। समझ गए भाई, किसका, कोशिका का समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो ऊतकों के अध्ययन को, ठीक है, यानी कि कोशिका के समूह के अध्ययन को, है ना, यानी कि ऊतक को आप उसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान बोलोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। 281 एंड बियॉन्ड, ये किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो ये हो जाएगी वीवीएस लक्ष्मण इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, वीवीएस लक्ष्मण इज द राइट आंसर। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली की है। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की है। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। फास्टर देन लाइटनिंग, ये किसकी हो जाएगी, उसैन बोल्ट की। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किन 2024 में किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वो है मराठी है, मराठी के साथ बंगाली, पाली, प्राकृत, असमिया। अगर आप देखोगे सबसे पहले 2004 में
तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया जो तमिलनाडु में चलती है। 2005 में संस्कृत भाषा को दिया गया है। उसके बाद 2008 में जो दिया गया है वो कन्नड़ को, है ना भी, ध्यान रखोगे कन्नड़ कहां, कर्नाटक में, और साथ में तेलुगु को भी। तेलुगु कहां चलती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। फिर 2013 में, है ना भाई, मलयालम भाषा को दिया गया और मलयालम केरल में चलती है। फिर 2014 में कौन सी को अगर हम देखें तो वो हो जाती है इसके अलावा उड़िया। ठीक है भाई, तो ये थी शुरू में 6 भाषाएं, 5 और आ गई हैं, टोटल अब 11 हो गई हैं। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी गई है। किसके द्वारा, अगर हम देखें चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी गई है। मेक इन इंडिया ऑसम, या फिर आप लगाओगे वाइज एंड अदरवाइज। यस, वाइज एंड अदरवाइज जो है ये किसकी हो जाएगी, ये सुधा मूर्ति की हो जाएगी, सुधा मूर्ति की हो जाएगी। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। वन इंडियन गर्ल, रिवॉल्यूशन 2020, गर्ल इन रूम 105, है ना भाई। अगर आप देखोगे गर्ल इन रूम 105, ये भी किसकी हो जाएगी, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी चेतन भगत की। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से मार्श गैस के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है। अगर हम देखेंगे मार्श गैस, ये जो जाना जाता है, ध्यान रखोगे मीथेन को, यानी कि CH4, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के प्रेसिडेंट कौन थे। देखो 1975 25 जून को क्या लगा था, आपातकाल लगा था, और कब तक रहा था, 21 मार्च तक रहा था, 1977 तक रहा था। राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक। अच्छा, और ये लगभग 21 महीने का माना जाता है। उस समय पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, और जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी। हमारे यहाँ पर जो नेशनल इमरजेंसी लगी है, एक तो 1962 में लगी है, एक 1971 में लगी है, एक 1975 में लगी है। ओके, और नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल से लगती है, 352 आर्टिकल का यूज करके। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन है, वो हो जाती हैं इंदिरा गांधी जी। कब मिला था, 1971 में। ये जो भारत रत्न है ये 1954 में शुरू हुआ है मिलना, और पीपल के पत्ते के आकार जैसा होता है, पीपल के पत्ते के आकार जैसा होता है। किससे बना होता है, शुद्ध तांबे का बना होता है, शुद्ध तांबे का ये बना होता है। ठीक है भाई, तो इंदिरा गांधी जी इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश महिला के तौर पर। ये हमारी प्राइम मिनिस्टर 1966 से 1977, 1980 से 1985 के बीच में रही हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे, जरा बताओ क्या लगाओगे, अश्वघोष, है ना भाई। अगर हम अश्वघोष को देखें तो ये किसके थे, कनिष्क के थे। क्लियर हो जाएगा। और इन्होंने क्या लिखी है, इन्होंने बुद्ध चरित लिखी है। क्या लिखी है, बुद्ध चरित। कनिष्क जिसका 78 ईस्वी में क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। कुषाण वंश का राजा था ये, कुषाण वंश का राजा था। चरक भी इसी के दरबार में रहते थे, चरक भी इसी के दरबार में रहते थे। कनिष्क ने, ध्यान रखना, एक बार चीन के राजा पांचाओं को हरा दिया, एक बार उससे हार गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और इसकी 2 राजधानियां थी, एक थी मथुरा जो कि यूपी में, एक थी फिरोजपुर जो पाकिस्तान में, अब जिसको पेशावर बोला जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, वायलिन से है। और वायलिन कर्नाटक संगीत में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो इनका संबंध भी कर्नाटक संगीत से ही है। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोरक्को का था, ओके, और उसने रहला लिखी थी, कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में लिखी थी, है ना। अगर हम देखें हमारा राइट आंसर है इब्न बतूता। अब इब्न बतूता कहां से आया था, यहां पर मोरक्को पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप है, यहां पर मोरक्को है, मोरक्को की राजधानी है रबात। ठीक है भाई, तो ये मोरक्को से आया, और ये कब आया, 1333 में आया, 1333 में आया। अच्छा ठीक है, और ये जब आया उस समय पर दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक अगर आप देखोगे 1325 से 1351 तक गद्दी पर बैठा रहा। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, उसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको, है ना भाई, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया था 1333 में, यानी कि दिल्ली का न्यायाधीश। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जरा बताओ क्या लगाओगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, सैन्य विद्रोह। ठीक है भाई,
अगर हम देखें सैन्य विद्रोह, इसकी बात करें तो वो कौन, सैन्य विद्रोह कब शुरू हो जाता है? 10 मई 1857। क्लियर हो जाएगा। और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस समय पर था कैनिंग। कैनिंग यहां पर 1856 से लेकर 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल बन के रहा, भारत का गवर्नर जनरल बन के रहा। फिर इसको 1858 में भारत का पहला वायसराय बना दिया गया, पहला वायसराय बना दिया गया था। और फिर ये 1862 तक वायसराय के पद पर रहा था। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैनिंग। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किसके बारे में बात करता है? ये संसद का प्रावधान करता है। और संसद में कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। प्रेसिडेंट का वर्णन हमें आर्टिकल 52 में मिल जाएगा, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, और संसद का वर्णन 79 में हमें मिल जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ठीक है, अगर हम देखें ये है बांग्लादेश, और बांग्लादेश अगर आप देखोगे ये है वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल टच हो रहा है बांग्लादेश से, मेघालय हो रहा है, असम हो रहा है, त्रिपुरा हो रहा है, मिजोरम हो रहा है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। सी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में बराबर गुफाएं स्थित हैं? ओके, हम कौन सी गुफा के बारे में बात कर रहे हैं? बराबर गुफाएं। ठीक है भाई, अब जरा बताओ, ये कहते हैं बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, फिर आप लगाओगे तमिलनाडु है। तो बराबर की गुफाएं बिहार में मिलेंगी, भारत के अंदर। ठीक है भाई, भारत में मानव द्वारा बनी सबसे पुरानी गुफाएं हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है ये मानव के द्वारा बनाई गई। ठीक है भाई, भारत के अंदर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर है अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर है वो आपको देखने को, या फिर एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता एलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के बारे में, संबंध में, संरक्षण के बारे में है। ये आपको किससे संबंधित लगेगा? ये भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है क्या? यस, बिल्कुल ठीक है। यानी कि 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है, उसमें 19 से 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है। तो उसमें जो आर्टिकल 20 है ना, वो किसके बारे में बात कर रहा है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण के बारे में। आ जाओ नेक्स्ट पर। आर्टिकल 48A जिसमें कहा गया है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा, 1976। अगर हम देखें 42वां संविधान संशोधन 1976, इससे जोड़ा गया था 48A। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, और अगर हम देखें ये किस में आता है? डीपीएसपी में आता है। ये जो डीपीएसपी है हमारे संविधान के भाग है ना भाई 4, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आपको देखने को मिलता है। ये हमने आयरलैंड से लिए हैं और ये राज्य सरकारों को प्राप्त होते हैं डीपीएसपी। हमारा राइट आंसर ये है। ठीक है भाई। अच्छा, जो आर्टिकल 48 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है ना भाई, कृषि और पशुपालन के बारे में। राज्य अपने किसानों को अच्छे फसल के बीज उपलब्ध कराएगा और पशुपालन, अच्छी नस्ल के दुधारू पशु है ना भाई, उनकी नस्ल, अच्छी नस्ल के पशु भी उपलब्ध कराएगा। राज्य का काम है अपने किसानों को, ताकि वो और ग्रोथ करें। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। तक्षशिला से कौटिल्य। ठीक है, तक्षशिला आज पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है भाई, तक्षशिला से कौटिल्य यानी कि चाणक्य से संबंधित कौन सा ग्रंथ शासन कला और अर्थशास्त्र के विषयों पर अपने विवरण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है भाई? अर्थशास्त्र ही है। हमारा राइट आंसर ये राजनीति के ऊपर लिखा था आचार्य चाणक्य ने ये। ठीक है भाई, और ये किसके आप गुरु मानोगे इनको? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहे थे आचार्य चाणक्य। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? ओके, अगर हम देखें लोथल था, धौलावीर था, है ना, सोतका कोह था, लेकिन मेहरगढ़ नहीं था। मेहरगढ़ अगर आप देखोगे पाकिस्तान में मिलता है ना, पाकिस्तान में आपको मिलता है, बलूचिस्तान की तरफ आपको देखने को मिलता है। और ये 6000 साल पुराना है ना भाई, ध्यान रखोगे, नवपाषाण काल का स्थल माना जाता है। और यहां पर ध्यान रखोगे कपास उगाने के भी यहां पर प्रमाण आपको मिले हैं, कृषि पशुपालन के यहां पर प्रमाण मिले हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं था। ब्रह्म समाज 1828 में बना है। किसने स्थापना करी है? राजा राम मोहन रॉय ने। तो राजा राम मोहन रॉय तो इससे संबंधित थे, देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे, केशव चंद्र सेन भी थे, आत्माराम पांडुरंगा नहीं थे। इन्होंने 1867 में बॉम्बे के अंदर इसकी स्थापना करी है, प्रार्थना समाज की।
प्रार्थना समाज की स्थापना करी है। ठीक है, तो ये 3 थे इससे संबंधित। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो, जब तक राजा राम मोहन रॉय जिंदा थे 1833 तक, तब तक वो चलाते रहे थे इस संगठन को, ब्रह्म समाज को। आगे जाकर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन दोनों जुड़ गए थे इसमें। फिर दोनों में आगे जाके झगड़ा भी हो गया था 1866 में। और जब दोनों में झगड़ा हो गया तो दोनों ने अलग अलग संगठन बना दिया। एक तो बना दिया आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज बनाया देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1866 में, इससे अलग होकर ब्रह्म समाज से। और केशव चंद्र सेन ने बनाया भारत का ब्रह्म समाज 1866 में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत जनसंख्या है ना भाई, धीरे धीरे किस वर्ष से घटने लगी? देखो, जनसंख्या वृद्धि दर जो पहले 1951 से 1981 के बीच में बहुत तेजी से है ना बढ़ रही थी, लेकिन 1981 से वो धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डाउन होने लगा। बढ़ तो रही है जनसंख्या, लेकिन उस हिसाब से नहीं जो पहले बढ़ रही थी। तो 1981 से धीरे धीरे डाउन हो गया। और अगर आप 2001 से 2011 के बीच का इन 10 सालों में देखोगे तो 17.64% है ना भाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? ये एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, एओ। और ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। कब मनाया जाता है? मई में मनाया जाता है। कितने दिन का? 3 दिन का मनाया जाता है। किसका त्योहार है? फसल का त्योहार है, फसल का त्योहार है। हार्निबल भी वही मनाया जाता है, ठीक है भाई, और सैक्रेनई भी वही मनाया जाता है। केलुचरण महापात्रा निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? तो जो केलुचरण महापात्रा है उनका संबंध हो जाएगा ओडिसी से। ठीक है भाई, किससे हो जाएगा? ओडिसी से। ऐसे आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर है ओडिसी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब केलुचरण महापात्रा को पद्मा विभूषण मिला था साल 2000 में। उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे पद्मा विभूषण प्राप्त करने वाले। बोलता है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ओके, हम किसके साथ देख रहे हैं? म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से हम लगाएंगे सिक्किम नहीं करता है। कैसे? देखो, 4 राज्य करते हैं। एक तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एक हो जाएगा इसमें से नागालैंड, एक हो जाएगा इसमें से मणिपुर, एक हो जाएगा इसमें से मिजोरम। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। लेकिन इसमें सिक्किम नहीं करता। और म्यांमार के साथ हमारी 1643 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। म्यांमार हमारे पूर्व में है। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार हैं और जिन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है? ठीक है भाई, किसका? घटम का देवता, है ना, क्लियर हो जाएगा। अब जरा बताओ, घटम का देवता TH विनायक राम कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं। घटम है, वायलिन है, वीणा है, मृदंगम है, ये ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो कर्नाटक संगीत में बजाए जाते हैं। ठीक है भाई, साउथ इंडिया में चलता है कर्नाटक संगीत। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखो, आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सेशन। ठीक है भाई, और 118 के तहत जो लोकसभा का स्पीकर है वो उसकी अध्यक्षता करता है। अगर स्पीकर नहीं है तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर करेगा। आर्टिकल 239 आपको किससे संबंधित लगता है? यह है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 239 इज द राइट। बोलता है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफी उगाई जाती है? ओके, देखो, हमारे देश में एक तो अरेबिका है, एक रोबास्टा है, ये ज्यादा उगाई जाती हैं। उसमें से जो अरेबिका है आपको कर्नाटक के अंदर मिल जाएगी। भारत में पूरी दुनिया का 3.14% ही कॉफी उगाई जाती है, वो भी ज्यादातर कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कॉफी को हिंदी में कहवा बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? कहवा। और दुनिया में सबसे ज्यादा ये कहवा ब्राजील में उगाया जाता है। कहां पर? ब्राजील। ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागों को फजेंडा बोला जाता है। कॉफी के लिए ज्यादा धूप चाहिए, यानी कि 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए एवरेज, और बारिश इसके लिए 150 से 250 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। चाबहार बंदरगाह आपको किसका लगता है? पहली बात तो ये है ईरान का। ठीक है भाई, ये ईरान का है। अच्छा, अब मान के चलो, ये तो हो गया आपका ईरान वाला एरिया, ये हो गया अरब प्रायद्वीप। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अरब प्रायद्वीप यहां से ऐसे उठा हुआ है। ओके, ये अरब कंट्रीज है यहां पर। ठीक है भाई, अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप वो होता है जो 3 तरफ से पानी से गिरा हुआ हो हिस्सा। तो इस अरब प्रायद्वीप के ऊपर कई सारे देश बसे हुए हैं, उनमें से सऊदी अरेबिया बड़ा है। ये आपको ईरान देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आपको फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी, फारस की खाड़ी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। फारस की खाड़ी, खाड़ी वो होती है जो 3 तरफ से जमीन से घिरी हो, एक तरफ से खुला हो माउथ। ये इधर से इधर से इधर से घिरी हुई है, उधर से खुली हुई है।
और यहां पर आपको दूसरी खाड़ी ये देखने को मिलेगी ओमान की खाड़ी, क्योंकि यहां पर आपको ये ओमान देश देखने को मिल जाएगा। ओमान की खाड़ी कहां पर है? ये ओमान की खाड़ी है ये वाली, तो यहीं पर है चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो चाबहार बंदरगाह ईरान का है, ओमान की खाड़ी में पड़ता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र का संस्थापक है? वो हो जाएंगे भीमसेन जोशी। 2008 में मिला था इनको भारत रत्न। क्या मिला था? भारत रत्न मिला। ओके, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं ये, याद रखोगे। लेकिन ध्यान रखना है ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, ये कर्नाटक के रहने वाले। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। टेस्ट मैच में 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? ओके, वो बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है भाई, विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैच टोटल खेले थे और 9230 रन बनाए थे। 30 उनके शतक थे, 31 उनके अर्धशतक थे। ठीक है भाई, और विराट कोहली ने इस वाले मई में ही टेस्ट से संन्यास ले लिया 2025 में। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन 2023 में कहां पर किया गया? देखो 2022 वाला थे पांचवें, ठीक है भाई, हुए ये 2023 में है। और ये कहां हुए हैं? मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, है ना भाई, 8 शहरों में। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे 2023 वाले 2024 में करवाए गए थे। ठीक है भाई, और ये छठे नंबर के कहां पर हुए? तमिलनाडु के 4 शहर में, है ना भाई, तमिलनाडु के 4 शहर में। उसके बाद है ना भाई डायरेक्ट 2025 के बोले गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2024 वाले 2025 में हुए ना, डायरेक्ट ये बोला गया कि अब 2025 के हैं 7वें नंबर के जो बिहार में हुए। ठीक है भाई, और ये बिहार में कब से हुए? 4 से 15 मई के बीच में हुए। यहां पर 58 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 158 पदक महाराष्ट्र लेकर आया। यहां पर 39 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 117 पदक हरियाणा लेकर आया, है ना। पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा रहा। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त है। कब मिला? 1958 में। जन्म कब हुआ था? 1929 में हुआ इनका। ठीक है भाई, कब हुआ है? 1929 में इनका जन्म। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है भारतीय क्रिकेट टीम चाहे पुरुष की हो या महिला की हो, इनके द्वारा बनाया गया सर्वाधिक ओडीआई स्कोर क्या है? वनडे में सबसे बड़ा स्कोर। ठीक है भाई, भारतीय महिला या पुरुष टीम कोई सी भी हो। और इस उपलब्धि के साथ भारतीय महिला टीम ने किस टीम को पीछे छोड़ा? ठीक है, तो आयरलैंड के खिलाफ बनाया इन्होंने इसी वाले जनवरी 2025 में ही। समझ गए, 435 पे 5, और ये सबसे बड़ा स्कोर है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे इंडिया की ओर से। ठीक है, ध्यान रखोगे महिला पुरुष दोनों की कैटेगरी में ये सबसे बड़ा स्कोर है इंडिया की ओर से। ओके भाई, वनडे में। सोमशिला डैम ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, और ये कौन सी नदी पर है? पेन्ना नदी पर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के अंदर आपको ये डैम देखने को मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर बता दे। तो ये थी तुम्हारी आज की क्लास, और यहाँ पर डेली बेसिस पर हमारी 10 बजे क्लास चलती है। कोई टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट फटाफट करते चले जाओ। हर ओके, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए लिमिटेड डाटा होता है, उसमें तुम फटाफट अपनी जीएस को कंज्यूम करो तो वो बहुत अच्छी चीज है। ओके चलो, थैंक यू, टाटा बाय बाय। फिर मिलूंगा मैं आपको। 3 बजे यूपीएसआई की क्लास चलती है यहाँ पे, और 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और 9 बजे आपकी दिल्ली पुलिस एसएससी की क्लास चलती है जीएस की, और 10 बजे ये आपकी रेलवे की क्लास। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय, नमस्ते।